हेलो स्टूडेंट्स, कल तक जहां हमने दीर्घवृत्त छोड़ा था वापस वहीं से स्टार्ट करते हुए देखें अपने 9 सवाल कर लिए जिसमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ था और काफी कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने ज्ञात करनी थी। इस बार अब दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे। कुछ चीजें दे रखी हैं उनको संतुष्ट करते हुए, जैसे इसमें दिखा है प्रश्न संख्या 10 से 20 तक दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण बताइए। जो प्रतिबंध दे रखे हैं हम उन्हीं को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो 10, 11, 12 तीनों सवाल एक जैसे हैं, तो उसमें से केवल एक सवाल पिक किया है मैंने। ये 10वां सवाल बता रहा हूं क्योंकि इसमें सवाल सब सरल सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, है ना। आप इसी को एक बार कर सकते हो, एक आध सवाल छोड़ दूंगा, हो सकता है 10 और 11 बता दूं, 12वां छोड़ दूंगा आपके लिए। तो कुछ कुछ आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। देखिए क्या है, शीर्ष प्लस माइनस 0.5 और नाभियां जैसे ही आप दिखा, शीर्ष ये x है, ये तो अपन जानते हैं, ये y है, इसका मतलब शीर्ष x पर है, तो जो अपना दीर्घवृत्त है वो x अक्ष पर फैला हुआ होगा या x अक्ष के अनुदिश होगा, तो आप एक दीर्घवृत्त बना सकते हैं। इस पे फैला हुआ है शीर्ष प्लस माइनस 5 का मतलब 5 और 0 तो यहां है और माइनस 5 और 0 यहां है। नाभियां प्लस माइनस 4, तो आप समझ सकते हो ये F1, ये 4 और 0 तो यहां है और माइनस 4 और 0 यहां है। आप एक बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, इन इंफॉर्मेशन से आसानी से निकाले जा सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आप एक दीर्घवृत्त बना के लिखते हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण जो पता है x अक्ष के अनुदिश, उसमें x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², तो हमें b चाहिएगा। दरअसल ये a है और ये c है, हमें पता है a b c में संबंध क्या दे रखा होता है, a² बराबर है b² प्लस c², ये a b c में संबंध। यदि मुझे b² निकालना है तो a² माइनस c², ऐसे b² निकलेगा, जिसमें केवल मुझे b चाहिए, मैं तो b चाहिए ही नहीं, हमें तो x² अपॉन a² होता है, y² अपॉन b² होता है, डायरेक्ट b² ही निकालेंगे, b भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो b² निकालना सीधा यहां से निकलेगा। तो देखो a² सॉरी, जो शीर्ष है वो a होते हैं, मतलब a की वैल्यू क्या है, a0, यहां शीर्ष से निकल के सामने है a बराबर है 5 और c बराबर है 4। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से ये तो दिए हुए हैं, शीर्ष ये, नाभि ये, तो नाभि ये c और 0 होती है, c बराबर 4 है और a बराबर 5 है, तो a² माइनस c², 25 माइनस 16, ये और c दे रखे, 25 माइनस 16 बराबर 9, इसका मतलब b² की वैल्यू आ गई साथ 9। तो x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष पर फैला x अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण जब x अक्ष के अनुदिश है, हमें कैसे पता चला x अक्ष है, क्योंकि नाभि और शीर्ष x अक्ष पे है, जहां नाभि और शीर्ष मौजूद है, बस जहां नाभि होंगी वहां शीर्ष होगा, सीधा सा हिसाब किताब है, जहां नाभि होती है वही उसका अक्ष होता है। तो x अक्ष के अनुदिश है, तो x अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1। तो x² अपॉन a² 25 है, y² अपॉन b² हमने निकाल लिया 9 है, बराबर 1। यही दीर्घवृत्त का समीकरण है। ऐसे छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो गुणा करके ऐसे बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपन यही भी छोड़ दें तो ये भी दीर्घवृत्त का समीकरण है, अपन इतना ही छोड़ सकते हैं। ये सवाल नंबर 10 में हुआ, ठीक है। अब जरा सवाल नंबर 11वां देख लें, मान लो, चलो एक बार 11वां करते हैं, उतारो।
देखो 11वें सवाल में ये दे रखे शीर्ष 0 ± 13, नाभियां 0 ± 5। इसका मतलब शीर्ष और नाभियां दी हुई है और यहां x 0 है, दोनों में देख रहे हैं, तो इसका मतलब y अक्ष पर फैला हुआ है, y अक्ष के अनुदेश होगा क्योंकि y अक्ष का मान दे रखा है, x तो 0 है, तो y अक्ष के अनुदेश है, तो इसका मतलब जो हमारा दीर्घवृत्त है वो कुछ इस रूप से होगा, इस रूप से होगा। तो यहां शीर्ष ± 13, इसका मतलब 0 और 13 तो ये है और 0 - 13 ये है शीर्ष, और यहां F1 F2 है जिनके के मान 0 और 5 यहां है और 0 और -5 यहां है। तो ये 0 और A होता है, नाभियां 0 और C होती है, तो A और C के मान अपने आप हमें मिल रहे हैं, जहां से A बराबर 13 और C बराबर 5। चूंकि ये डिस्टेंस है हम इसलिए इनको पॉजिटिव लेके चलते हैं, है ना। A दूरी है शीर्ष की, यहां से C भी यहां से दूरी है, तब +। निर्देशांक अलग चीज है, वो -C निर्देशांक है ना। हमें A और C निकालना, तो A और C से हम B निकाल सकते हैं। जब A और C निकला तो फिर B निकल जाएगा, सीधा सा हिसाब किताब है। B² बराबर A² - C², जिसमें 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, जो आया 144। हमने B² भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर चूंकि शीर्ष और नाभि y अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश। पहला काम तो ये लिखना है, क्योंकि शीर्ष और नाभि y अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश है। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण वो होगा जो x² अपॉन B² y² अपॉन A² बराबर 1, इस रूप में होगा। तो x² बटे B² देखो 144, B² 144 है, A² 13 का स्क्वायर 169, y² बराबर 169 और ये बराबर 1। ये आपके दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, ये निकालना था बस। तो 10, 11 दो सवाल कर दिए, 12वां आप खुद से होमवर्क में करना। अब मैं 13, 14, 15 कुछ 13, 14 दो एक टाइप के, अलग अलग टाइप के इसमें सवाल है, तो 13, 14 में से एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। अब 13वां सवाल देखते हैं एक बार, है उतार। ये 13वां सवाल देखें, इसमें एक अलग वर्ड यूज हुआ, अंत्य बिंदु। हालांकि मैंने बताया नहीं बीच में, पर मुझे पहले बता देना चाहिए इन बिंदुओं को। अंत्य बिंदु कौन से बिंदु होते हैं? देखो, जो शीर्ष के जो बिंदु होते हैं उन्हें अंत्य बिंदु कहा जाता है। जैसे दीर्घवृत्त के अंत्य बिंदु, वो दीर्घ अक्ष के, दीर्घ अक्ष x पर लिख रहा है, y 0 है, इसका मतलब साफ साफ सिद्ध है कि दीर्घ अक्ष यदि x है तो x अक्ष पर फैला हुआ है। तो दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु हो गए 3 और 0, -3 और 0, +-3 और 0। लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, जो ये लघु अक्ष है, इसके जो निर्देशांक है इनको ही अंत्य बिंदु कहते हैं। ये 0 और 2 हो गया और ये 0 और -2 हो गया। बोलो, बात समझ में आई? यहां पर नाभियां दी हुई हैं
क्योंकि जब एक्स अक्ष पे फैला है तो नाभि एक्स अक्ष पे होगी। यहां सी और जीरो और यहां माइनस सी और जीरो, ये मान नहीं दे रखा, तो सी हमें ज्ञात करना है। और सी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु दे रखे हैं प्लस माइनस, तो ये ए और जीरो है और ये जीरो और बी है। तो यहीं से a बराबर 3 तथा b बराबर 2 निकल के आएगा। हमें तीनों चाहिए, तो c बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर हुआ 3 तिया 9, बी स्क्वायर हुआ 2 दूनी 4, सी स्क्वायर का मान 5 आ गया। हमें सी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर नहीं, अच्छा और उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, दीर्घवृत्त के समीकरण में सी का कोई मान ही नहीं है, हमें दीर्घवृत्त समीकरण निकालना, सी की जरूरत ही नहीं है, इसमें नहीं निकालना, क्योंकि हमें तो ए और बी ही चाहिए होते हैं। दीर्घवृत्त के समीकरण में केवल ए और बी की जरूरत होती है, सी की जरूरत ही नहीं होती, तो हम सी निकालें क्यों? ठीक है, हमें तो केवल यहीं से दिखना है कि ए, चूंकि ए बड़ा है या एक्स अक्ष पर, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु एक्स अक्ष पर विद्यमान है, चूंकि दीर्घ अक्ष, जहां दीर्घ अक्ष होगा वही तो उसी अक्ष के अनुदिशी तो होगा हमारा दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु एक्स अक्ष पर हैं, ये बात जरूर लिखनी। इसीलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अनुदिश होगा, ये बात जरूर लिखनी है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे कि ये दीर्घवृत्त किस अक्ष के अनुदिश है, किस अक्ष पर फैला हुआ, तो हम समीकरण कैसे निकालेंगे? जब ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए है 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 तिया 9, वाई स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 बराबर 1। ये हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त के समीकरण निकालने हैं बस इन सब में। तो यहां तो ए बी ऑलरेडी दे रखा है, हमें तो ए बी ही चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं। तो 13 और 14 में सवाल तो दोनों बिल्कुल ऐसे हैं। यहां एक्स अक्ष पे फैला हुआ था, मान लो दीर्घवृत्त वाई का मान दिया होता तो वो वाई अक्ष पे फैला हुआ होगा। फिर यहां एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो ये 13 उतारो, 14वां आपके लिए खुद के होमवर्क में सेम डिट्टो सवाल है, ये आपको होमवर्क में करना है 14वां। मैं आगे 15वां जाता हूं, उतार। ये 16वां सवाल देखें, ये 15 16 दोनों एक पैटर्न के हैं, तो इसमें से 15वां आपको करना है HW। एक मैंने आपके लिए छोड़ा, एक मैं बता रहा हूं। बड़े सिंपल सवाल है, इसलिए जानबूझ के मैंने सारे सवाल नहीं करा रहा इसमें, भाई कुछ आप कर सकते हो, बहुत ही सरल है। दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है भाई 16 और नाभियां ये दे रखी है। तो जरा दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है? 2a बराबर 16, तो a की वैल्यू 2 8 16 8, a का तो मान 8 आ गया। ठीक है, नाभियां कहां पर है? 0, ये तो x है और ये y है, नाभियां y अक्ष पर विद्यमान है। इसका मतलब जो हमारा दीर्घवृत्त है वो y अक्ष पर फैला हुआ होगा। ये F1, ये F2, यहां 0 और 6 और यहां 0 और -6, ये दोनों नाभियां दे रखी हैं। तो a का मान 8 आया, इसका मतलब यहां a 0 और 8
और यहाँ 0 और -8। हमारे पास ए और सी विद्यमान है, तो ए तो यहां से निकल गया और सी या नाभिया जो दे रखी है ये आ गया 6c। देखो फोकस से, तो इससे बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 8 × 8 64, सी स्क्वायर 6 × 36, घटाएं 14 में से 6 गए तो 8 और 5 में से 3 गए तो 2, 28। बी स्क्वायर बराबर 28। हमें केवल बी स्क्वायर निकालना है। अब यहां पर फिर से लिखते हैं, चूंकि नाभियां y अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश है। y अक्ष के अनुदिश है भाई दीर्घवृत्त, और जब y अक्ष के अनुदिश है अतः समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण तो बनेगा x² बी स्क्वायर प्लस y² बराबर 1। बी स्क्वायर 28 है, ए स्क्वायर 8 × 8 64। तो x² बटे 28 y² बटे 64 बराबर 1। ये आपके दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। बस ये दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना था, ऐसा लिखना, ठीक है। तो ये आपके 15, 16 ये दोनों सवाल हो जाएंगे इससे हल। अब कुछ और इसमें बचा 17, 18 देखें जरा। सत्रहवां सवाल देखें, एक नाभिया दे रखी है और ए दे रखा है केवल, तो कैसे होगा देखते हैं। ये 17वां सवाल देखें, नाभिया दे रखी +- 3 0 और ए बराबर ए। तो ये प्लस माइनस नाभि के तो प्लस माइनस सी और 0 होता है निर्देशांक, तो सी का मान तो यहां से निकल के आएगा 3। ए बराबर दिया हुआ है 4, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस सी स्क्वायर। 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, 16 और 9 और 7 16 होते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। बी स्क्वायर निकाल लिया हमने। अब मेरे पास ए भी है, तो a² या है ये 4 चौके 16, 4 चौके 16। a² भी है, b² भी है, दीर्घवृत्त का समीकरण आसानी से बन जाएगा, कुछ देखना ही नहीं। फर्क क्या है, हमें जो लिखने के बाद नाभिया कहां विद्यमान है, x अक्ष पर, तो दीर्घवृत्त किसके अनुदेश होगा, x अक्ष के। तो ये बात लिखनी है बस। चूंकि नाभिया x अक्ष पर विद्यमान है, x अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त x अक्ष के अनुदिश होगा। x अक्ष के अनुदिश होगा, अतः समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण बराबर x² a² y² b² बराबर 1। तो x² a² का मान 16, y² b² का मान है 7 बराबर 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। ये 17वां सवाल। बस इसी टाइप के सवाल है, कोई बहुत ज्यादा कोई कठिन वाले ऐसा कोई सवाल नहीं। आगे के जो लास्ट वाले कुछ सवाल है वो थोड़ा सा लेंदी होंगे, 1-2 सवाल, बाकी और कुछ ज्यादा बड़े हैं नहीं। उतार
18वां सवाल देख लो, यहीं पे कर देते हैं अपन। यहां बी और सी के मान दे रखे हैं 3 और 4। बी बराबर 3, सी बराबर 4, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 25, ए स्क्वायर का मान आ गया। ए स्क्वायर ही चाहिए हमें। अब ये देखो केंद्र मूल बिंदु पे, नाभियां एक्स अक्ष पे, तो मतलब दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? अगर वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं दीर्घवृत्त का समीकरण, क्योंकि अपने आप ही दिया हुआ है नाभियां एक्स अक्ष पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 निकाला हमने, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी बराबर 3 है तो 3 3 9 हो गया बराबर 1। आंसर बस इतने से सवाल है। 17वां और 18वां हो गए, क्योंकि इसमें केंद्र मूल बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सब मूल बिंदु पे होते हैं। नाभियां एक्स अक्ष पे, बस नाभि यदि एक्स पे दीर्घवृत्त समीकरण इस रूप में होगा, और इस रूप में होगा ए बी सी चाहिए। बी सी देखे थे पहले, ए निकाल लिया, अब ये आराम से इसमें जमा दिए। ठीक है, ये आपके 18 सवाल कंप्लीट। 2 और बचे 19 20, उसमें से भी आपको अभी कराते हैं, मैं उतारू। 18वां क्वेश्चन देखें। बी बराबर 3, सी बराबर 4, केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियां एक्स अक्ष पर है। चूंकि नाभियां एक्स अक्ष पर है, तो ये बात तो तय हुई हमारा जो दीर्घवृत्त है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। लेकिन हमें तो ए और बी के मान चाहिए होंगे, जो कि ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी और सी दे रखा है, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 और 9 25, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। ए स्क्वायर निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि नाभियां एक्स अक्ष पर हैं, ऐसा दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, तो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 3 तिया 9 बराबर 1। यही दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। बस हमें दीर्घवृत्त के समीकरण निकालने। केंद्र मूल बिंदु पे इसका कोई लेना देना नहीं है, सबके केंद्र मूल बिंदु पर ही है। ठीक है, ये फालतू में लैंग्वेज दे रखी है, दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये देखना नाभियां कहां है, एक्स पे या वाई पे। ठीक है, ये 18वां सवाल उतारे। 19वां सवाल देखें। केंद्र 0 0 पर दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, साफ ही कह दिया दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, इसका मतलब जो दीर्घवृत्त है वाई अक्ष पर फैला है। बिंदुओं, ये दो बात एक नई चीज, एक ये बिंदु है 3 2 और 1,6, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, ये दे रखा है। तो ना तो इसमें नाभि दे रखी है, न दीर्घ अक्ष के निर्देशांक, न लघु अक्ष के। इसका मतलब हमें ए और बी ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे होगा जरा एक बार ये समझे। तो पहले चूंकि वाई अक्ष पर फैला है, केंद्र 0 0, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हम केंद्र इसके 0 0 बना देते हैं। F1 यहां होगी, जिसके निर्देशांक होंगे 0 और C। F2 यहां होगी, जिसके निर्देशांक 0 माइनस का C। यहां 0 और A होगा, यहां 0 और B होगा, माइनस A होगा। यहां पर B और 0 होगा, और यहां पर माइनस B और 0।
ये दीर्घ अक्ष के निर्देशांक, लघु अक्ष के निर्देशांक, अंत्य बिंदु बोलते हैं इसको। लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु है, ये लघु अक्ष के अंत्य बिंदु है। y अक्ष पर फैला हुआ है ऐसा बोला गया है, y अक्ष के अनुदिश है। कोई दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 3 2 देखें तो 1 2 3 3 2 कुछ समथिंग मान लो यहां पे आया 3 2, कोई ये बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने P। और ये 1 6, 1 और 6, ये मान लो बिंदु यहां हो सकता है, इसका नाम P का 3 2, और ये बिंदु है Q 1 6। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब ये दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, तो ये दोनों बिंदु दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो बस यहां से, चूंकि दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है, चूंकि दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 के रूप में होगा। ये बात तय हुई, इस रूप में होगा। हमें a² और b² का मान चाहिए बस। यदि ये मिल जाए, नीचे रख देंगे और समीकरण बन जाएगा। ये मान कैसे आएगा? तो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, 3 2 और 1 6। ये दोनों बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित हैं। चूंकि बिंदु 3 2 तथा 1 6 दीर्घवृत्त पर स्थित हैं। ये एक पैटर्न अलग नया 19 और 20 दो सवाल ऐसे दिए हैं, इसमें एक ये नया पैटर्न दिया है। सब अलग अलग पैटर्न के कुछ सवाल हैं, तो ये दोनों एक ही पैटर्न के। देखो कैसे निकालते हैं, जहां ए बी नहीं दे रखा हो। तो चूंकि दोनों दीर्घवृत्त पर स्थित हैं, तो इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x वाले 3 3 3 9 बटे a², 2 दूनी 4 बटे b² बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा, ये बिंदु भी तो है ना इस पे स्थित, तो ये भी संतुष्ट करेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 बटे a² प्लस 6 का स्क्वायर 36 बटे b² बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चूंकि बिंदु ये दीर्घवृत्त में स्थित हैं, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहां ये चाहे तो लिख दें, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण संतुष्ट करेंगे, ये हो गए। हमें तो a² b² का मान चाहिए भाई। अब समीकरण 1 ये है और ये है, कैसे ज्ञात हो सकता है आपके हिसाब से? यह 4 है, यह 36 है। यदि इसमें 9 का गुणा कर दिया जाए, समीकरण 1 में किसका गुणा कर दूं मैं? 9 का, तो 36 अपॉन b² हो जाएगा। फिर आसानी से अपन विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 में मैं क्या कर दूं? 9 का गुणा लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर आपको पूरी लैंग्वेज, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, तो मैं 9 से गुणा करूंगा इसका, तो 9 नाम 81 अपॉन a² प्लस 9 चौके 36 बटे b² बराबर 9 एकम 9। ये हो गया एक समीकरण, समीकरण 1 और 3। अब इनको हल कैसे करेंगे? घटाने पर, तो घटाने पर ये आपस में कट जाएंगे। 1 बटे a² 81 बटे a² कॉमन आएगा। 1 माइनस 81 80 माइनस का 80 बटे a² अपॉन 1 माइनस 9 माइनस का 8
बटे 1 ऐसे मान लो। तो माइनस माइनस कट गए, 8 ढाई के 80, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 10। ए स्क्वायर का मान क्या आ गया 10 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अब ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 2 किसी में भी रख दो, अपने आप ही आ जाएगा। तो अब थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज आई, लेकिन मैं आपको यहां कर ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 9 बटे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 बटे 10 प्लस 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। आगे करेंगे 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे 10। 10 एकम 10, 10 में से 9 गए तो 1 बटे 10। अगली लाइन क्या आएगी 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर का मान 10 चौके 40, बी स्क्वायर आ गया 40। मुझे बी स्क्वायर चाहिए, ना तो ए निकालना ना कोई बी निकालना। क्यों, समीकरण में ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखना है। हम क्यों ए बी निकालें, क्यों अंडर रूट करें, कोई मतलब नहीं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मान 10 आ गया, बी स्क्वायर का मान 40 आ गया, उठा के समीकरण में रख दो। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 10, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 40 बराबर 1, यही दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। बोलो बात को समझ में बैठी। हमने जो दो बिंदु दे रखे हैं ये दोनों की दोनों इस समीकरण में रख दिए, जो कि एक्स और वाई के मान है, एक्स वाई जगह रख दिए। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक मैंने अलग टाइप से तरीका बताया हल करने का। अब बुक में कुछ अलग हो सकता है, कहीं आप और बासुक में अलग हो सकता है, ये मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया। आपको डायरेक्ट हल करना है, जैसे विलोपन विधि में करते हैं, हमें सेम बनानी है बस चीजें। जो वो सेम बना ले ये अपने आप पड़ जाएगी। ठीक है, ऐसा एक सवाल 20वां और है, वो भी करके बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। उतारो ये 20वां सवाल देखो, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर दिया गया है। तो एक बात एक क्लियर हुई, दीर्घ अक्ष तो जो परवलय बनाने में आसानी होगी, आराम से दीर्घ अक्ष तो यहां एक्स अक्ष पर, परवलय ऐसा है, बिंदु है 4 3 और 6 2 से जाता है। तो 4 3 यहां से 4 नापेंगे, 3 इधर नापेंगे, कोई यहां आसपास होगा। 6 2 6 यहां नापा और मान लो 2 यहां नापा, यहां आसपास में कहीं, तो 6 2 तो ये हुआ और 4 3 कोई ये हुआ। ठीक है, इसका नाम लिख दिया P और इसका लिख दिया Q। मान लो ये दो बिंदु से होकर गुजर रहा है। और एक्स अक्ष पे तो देखो ये इस टाइप से, यहां पर नाभि आएगी F1, यहां पर नाभि आएगी F2। एक्स अक्ष पे नाभि होगी। हमें इसका समीकरण याद करना है। तो एक्स अक्ष पे की अनुदिश है, ये एक्स अक्ष पर फैला हुआ है, तो समीकरण क्या होगा, चूंकि दिया है दीर्घ अक्ष कहां है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है दीर्घ अक्ष। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के रूप में होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के रूप में होगा, है ना। इस रूप में जब होगा समीकरण, तो इसमें यह बात है दो बिंदुओं से होकर जा रहा है। चूंकि दीर्घवृत्त बिंदुओं 4 3 व 6 2 से गुजरता है, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यह सीधा सा हिसाब किताब देखो, 4 3
x की जगह 4 रखेंगे, 4 चौके 16 बटे ए स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा, ये भी तो गुजर रहा है, 6 चलेगा 36 बटे ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है। हमें फिर से इनमें विलोपन विधि लगानी है, कैसे लगाएं, क्या सिस्टम है। तो अब देखें तो किसी एक में गुणा करने से पार नहीं पड़ेगी, दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तब जाके कोई बराबर होगा ए या बी में से। तो बी को बराबर कर लेते हैं, इसमें 4 का गुणा और समीकरण एक में तो 4 का, इसमें 9 का, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 दोनों तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहां गुणा 4 और यहां गुणा 9 कर लेते हैं। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब 4 से गुणा करें, 16 चौके 64 बटे ए स्क्वायर, 9 चौके 36 बटे बी स्क्वायर बराबर 4, ये एक समीकरण बन गया। इसमें देखें 36 गुणा 9, तो 9 छिकी 54 और 9 30 27 और 5 324 बटे ए स्क्वायर, 9 चौके 36 बटे बी स्क्वायर बराबर 9 एकम 9। ये दो समीकरण बने, इनको हल करना है बस। यहां लिखें 64 बटे ए स्क्वायर प्लस 36 बटे बी स्क्वायर बराबर 4, 324 बटे ए स्क्वायर 36 बटे बी स्क्वायर बराबर 9। देखो घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, घटाने पर घटाएं जरा, इन दोनों में घटाएंगे तो ए स्क्वायर लघुत्तम आएगा। 64 में से 324 गए तो 64 में से 324 तो पहले तो 24 कम कर लें सीधा ही, फिर 40 और कम कर दें 260, तो 260 माइनस के बटे ए स्क्वायर, 4 में से 9 गए तो माइनस के 5, क्या 5 से ये कट रहा है, माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से कट रहा है 55, 25 और 5 10 52, ए स्क्वायर बराबर 52, ए स्क्वायर का मान आ गया। ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम ए का मान नहीं निकाल रहे, सीधा ए स्क्वायर, यहां ए रख 16 बटे 52 प्लस 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि बी स्क्वायर का मान चाहिए हमें, तो 9 बटे बी स्क्वायर 1 माइनस 16 बटे 52, 52 एलसीएम आएगा, 52 में से 16 गए तो 52 में से 2 कम हो जाएंगे तो 50, फिर 14 कम होंगे 36, 36 बटे 52। अगली लाइन क्या आएगी जरा देखें, 9 बटे बी स्क्वायर, थोड़ा सा यहां लिखता हूं, 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 36 बटे 52, ऐसे आएगा। तो 9 चौके 36, 13 चौके 52, 1 बटे 13, अर्थात ऊपर ऊपर 1 है, बी स्क्वायर के बगल में 13 है, तो बी स्क्वायर का मान 13 ही आ जाएगा। ए स्क्वायर ये रहा 52, बी स्क्वायर ये रहा 13, तो समीकरण क्या बनेगा, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 52, बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 13 बराबर 1, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। बस हमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यदि मिल जाएगी इसमें रख देंगे नीचे, और ये हमारा समीकरण तैयार। ये आपका 10.3 दीर्घवृत्त का पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अतिपरवलय। बस आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।